हम इंडियंस कुछ रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं और हमें लगता है कि वो बिल्कुल सही हैं, पर हकीकत ये है कि उनमें से ज़्यादातर गलत होती हैं, पर हम उनको मानने को तैयार नहीं होते हैं, या फिर समय के साथ आदमी को बदलाव लेना चाहिए। पर क्योंकि हम अपने किसी भी तरीके में बदलाव नहीं करना चाहते हैं और हम उन्हीं परंपराओं के साथ जीना चाहते हैं। अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती यही थी कि अंग्रेजों ने सोचा कि हम भारतीय परंपरा में कुछ चेंजमेंट लेके आएंगे, और उन्हें यह नहीं पता था कि यही चेंजमेंट लाना उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन्हें खुद भारत छोड़ के जाना पड़ सकता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे सोशो रिलीजियस कॉजेज या फिर मिलिट्री कॉजेज, या फिर हम बोलेंगे कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ मेजर चेंजमेंट आया था, या फिर जैसे पहले भारतीयों को दबाया जा रहा था आगे भी वैसे भारतीयों को दबाया जा रहा था। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना वीडियो कहाँ से, सोशो रिलीजियस कॉजेज से। देखिए, अंग्रेजों ने सब कुछ सही किया था, मतलब सब कुछ तो नहीं, बेसिकली यहाँ कुछ चीजें सही किया था, पर उन्होंने उन चीजों को सही करने के लिए गलत जगह चुन लिया था। उन्होंने चुना था भारत जैसा देश, जहाँ के लोग हैं वो काफ़ी रूढ़िवादी होते हैं और अपने पुराने तरीके में कोई भी बदलाव देखना नहीं चाहते हैं। भारत में कुछ भी करो मगर उनके धर्म के साथ छेड़खानी ना करो, यही गलती किया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने सबसे पहले सती प्रथा को हटाया, उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। सती प्रथा को आप सब लोग जानते होंगे। सती प्रथा के हिसाब से अगर किसी भी लेडीज का हस्बैंड मर जाता था तो उस लेडीज को उठा के जिंदा आग में जला दिया जाता था। आप खुद बताइए, क्या ये चीज़ सही है या फिर ये गलत है? अंग्रेजों को लगा कि ये चीज़ गलत है, हम आप ही बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है, पर इंडियंस को ये चीज़ सही लगती थी, तो उन्होंने क्या किया, सती प्रथा बैन कर दिया। इंडियंस को लगा है कुछ भी करो मगर धर्म से छेड़खानी नहीं करनी है, यही उनके लिए दिक्कत हो गई। उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया। उनको लगा अगर कोई भी लड़की छोटी उम्र में या फिर कम उम्र में या फिर कभी भी विधवा हो जाती है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, तो हमें एक ऐसा एक्ट लाना चाहिए जिससे उसको पूरा अधिकार दोबारा शादी करने के लिए। पर इंडियंस को ये चीज़ भी गलत लगी। साथ में उन्होंने ठगी को कम करने के रूल्स अप्लाई किए। ठगी मतलब जो साधु संत थे वो पैसा मांगते थे, तो उन्होंने बोला कि जो साधु संत थे उनको पैसा नहीं देना है। अब यहाँ से भी क्या हुआ कि धर्म में उनका इंटरफेरेंस बढ़ने लगा, और यहाँ से इंडियंस को क्या लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। दूसरा क्या था, उन्होंने काफ़ी इनोवेशन किए। इनोवेशन मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई करना जो पहले से इन्वेंट हो चुकी थी मगर उसको कुछ सुधार के साथ या फिर कुछ अपग्रेडेशन के साथ किसी जगह पे अप्लाई करना। तो उन्होंने दो चीज़ें किया, पहला उन्होंने टेलीग्राफ पोस्ट लगाए इंडिया में, और दूसरा रेलवे कंपार्टमेंट बनाए। इंडियंस आप समझ लीजिए इतने अनपढ़ थे कि उन्होंने अफवाह क्या फैला दिया कि टेलीग्राफ पोस्ट पे तुमको फांसी पे लटका दिया जाएगा, और बोले कि अगर रेलवे कंपार्टमेंट होंगे तो यहाँ पे हायर कास्ट के लोगों को लोअर कास्ट के साथ बैठना पड़ेगा। तो बोले हैं इंडिया में सब कुछ बर्दाश्त है मगर ऊपर वाली जात को नीचे वाली जात के साथ बैठना या फिर खाना खाना बर्दाश्त नहीं है। तो ये भी एक दिक्कत हो गई अंग्रेजों के लिए। द अनऑर्थोडॉक्स इंडियंस थॉट दैट they will be hanged on the telegraph post, or higher class brahmin have to sit with the lower caste people in the railway compartment। ये भी एक समस्या हो गया किसके, अंग्रेजों के लिए। आए तो थे बेचारे सही चीज करने मगर वो क्या हो गई, उल्टा बैकफायर कर गई। हाँ, ये चीज़ तो अंग्रेज गलत करते थे, मतलब अंग्रेज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत करते थे, मतलब जाति या फिर नस्ल के बेस पे भेदभाव बहुत होता था। आपने देखा होगा कई जगह इमेजेस लगी होती है, उसमें लिखा होता था पब्स के बाहर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब वो बेसिकली इंडियंस को डॉग से कंपेयर करते थे। साथ में वो मिशनरीज मतलब क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे थे। हमने आपको पढ़ाया था कि उन्होंने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई किया था कि मतलब अगर आपको अपने पिताजी की प्रॉपर्टी लेना है तो आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ से लोगों को लगा कि हिंदू और मुस्लिम्स को क्या होना पड़ेगा, ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है,
साथ में यहाँ से अंग्रेज क्या करते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लॉन्च करते हैं। जी हाँ, जो आज हम आप पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू जो है वो गुरुकुल में पढ़ते थे और जो मुस्लिम थे वो मदरसा में पढ़ते थे। वहाँ पे प्रॉपर जो है मतलब धर्म के बेस पे पढ़ाया जाता था। आज भी आप देख सकते हैं मदरसे होते हैं, वहाँ पे धार्मिक पढ़ाई होती है। हाँ, अब योगी जी अप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को कि मतलब वहाँ पे बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाना जाना चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ साथ आपको साइंस की भी नॉलेज होना जरूरी है। तो अंग्रेज लाए तो थे इंडिया में साइंस को बढ़ाने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब आप सीखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या साइंस रिस्पॉन्सिबल है। पर इंडियंस को क्या लगा कि वो पहले हमको वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ाएंगे, बाद में उसके थ्रू इंडियन कल्चर हटा के धीरे धीरे क्या कर देंगे, क्रिश्चियन धर्म को इंडिया में फैला देंगे। तो यहाँ से एक काफ़ी मतलब डर का माहौल पैदा हो किसके, इंडियंस के बीच में। और सारे इंडियंस ने एक साथ क्या किया, विद्रोह बोल दिया किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। अगला आता है इकोनॉमिक कॉजेज। हम पढ़ेंगे किस तरह से अंग्रेजों ने पूरी कोशिश किया भारतीय अर्थव्यवस्था को बेकार करने के लिए। देखिए, सबसे पहले उन्होंने हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया। वो क्या करते थे कि यहाँ से सस्ते दाम में रॉ मटेरियल लेके जाते थे, मतलब कच्चा माल सस्ते दाम में लेके जाएंगे और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स को हाई प्राइसेस में, मतलब महंगे रेट में बेचते थे। अब इसमें इंडियंस को कोई फायदा नहीं होगा, बेचारे भारतीय किसान बेचते थे सस्ते रेट में और जो आम जनता थी वो खरीदती थी कहाँ पे, महंगे रेट में। सारा फायदा किसका होगा, इंग्लैंड में बैठे मर्चेंट्स का या फिर बिजनेस मैन का। दूसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसके ऊपर दादा भाई नौरोजी ने पूरी एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज पूरे भारत का पैसा, पूरे भारत का क्या पैसा इंग्लैंड लेके चले गए, या फिर हाउ द वेल्थ ऑफ इंडियन कंट्री वाज ट्रांसफर्ड या फिर ड्रेन टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ विच इंडियंस गॉट नो प्रोपोर्शनेट रिटर्न। मतलब वो सारा पैसा जो इंडिया का कहाँ था वो ब्रिटिश काम में यूज़ हो रहा था और उसमें इंडियंस का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तो इसमें बताया गया था कैसे भारतीय पैसे से ही अंग्रेजों को सैलरी, पेंशन और व्यापार में फायदा कराया जा रहा था। साथ में जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, कॉटेज का मतलब होता है जो हैंडीक्राफ्ट मर्चेंट थे इंडिया के, अंग्रेजों ने वो इंडस्ट्री पूरी एकदम तहस नहस करके रख दी थी। अब आप बात समझिए, मान लीजिए कोई एक इंडियन मर्चेंट है, वो एक बुक को जो है हाथ से लिखता है, ठीक है, एक ब्रिटिश मर्चेंट है, वो उसी बुक को मशीन से बनाता है। अब जैसे मान लीजिए इंडियन है, उसने एक बुक को 1 महीने में लिखा है, तो अगर वो उसको 500 की बेचेगा तो उसे 500 में वो पूरा अपना महीने भर का खर्चा निकालेगा। अब अंग्रेज ने क्या किया, वो किताब मशीन से निकालना है। अब 1 महीने में इंडियन 1 किताब लिख पाएगा, जबकि अंग्रेज हो सकता है कि 1 दिन में 10 किताबें निकाल दे। तो अगर बेसिकली 1 दिन में 10 किताबें बनाएगा तब भी उसकी 1 महीने में कितनी हो गई, 300 किताबें। और अगर वो एक किताब 2 रुपए की बेचेगा तब भी उसकी किताब कितने की बिकेगी, 600 की बिकेगी। उसने फायदा कितना लिया, 2 रुपए की किताब बेचा। इंडियन ने एक किताब बेचा 500 की, ठीक है। तो इसी तरह काफ़ी चीज़ों में जो भी कारीगरी थी, अंग्रेज जो होते थे। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर हम आप हैं तो हम आप चीज़ कौन सी खरीदेंगे, सस्ती वाली। हम आप 200 वाली खरीदेंगे ना कि 500 वाली। सेम यही चीज़ अंग्रेज जो है काफ़ी चीज़ों में अप्लाई कर रहे थे। वो मशीन से बना के लाते थे और सस्ते दामों में बेच देते थे, जिससे जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। अब हमने आपको एक बुक का एग्जाम्पल दिया, पर ये बेसिकली अप्लाई थी कॉटेज, मतलब हैंडमेड वीविंग पे। जैसे एक साड़ी है, अगर किसी एक किसान ने, मतलब किसी एक मर्चेंट ने एक साड़ी इंडिया में 500 की बनाया है, उस पर पूरा महीना भर वो काम करेगा। कोई किताब, कोई मान लो साड़ी वहाँ से 2 रुपये मन के आ रही है तो वो 600 रुपए की बेच लेगा, जबकि वो 1-200 की बेच रहा है। फायदा एट द एंड किसका है, अंग्रेजों का। तो इस तरह उन्होंने पूरी तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री को बेकार करके रख दिया था। अब एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा था। इंडियंस को हैवी लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, ठीक है। इंडिगो जबरदस्ती उगाया जाता था। इंडिगो मतलब होता है नील की खेती। अगर आपके पास 20 हिस्से ज़मीन है, अगर आपके पास क्या है 20 हिस्से ज़मीन है, तो 20 में से आपको 3 हिस्से में इंडिगो लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं 3 कथिया सिस्टम। आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, बिल्कुल लगा लेंगे, 20 में से 3 लगाने में क्या दिक्कत है। पर मैं आपको बता दूं कि ये 3 हिस्से में लगाना दिक्कत नहीं था। दिक्कत ये था कि जहाँ पे नील की खेती होती थी ना, उसके अगल बगल इतनी बंजर ज़मीन हो जाती थी कि वहाँ पे मतलब लोगों के लिए कोई भी दूसरी फसल लगाना पॉसिबल ही नहीं होता था, क्योंकि वो काफ़ी पानी सोख लेती थी। साथ में अब जो
अंग्रेज थे वो इंडियंस को नौकरी पे नहीं रख रहे थे, वो किसको रख रहे थे, अंग्रेजों को रख रहे थे। तो इंडियंस के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और भाई जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ पे यूथ होगी, जहाँ पे यूथ होगी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वहाँ पे क्या होगा, विद्रोह होगा। तो वही एक कारण बनता है क्या, इकोनॉमिक कॉजेज का, कि सारा यूथ एक साथ आता है और अंग्रेजों के ऊपर क्या बोल देता है, हमला बोल देता है। आई होप यहाँ से आपको इकोनॉमिक कॉजेज क्लियर हो चुके होंगे। अंग्रेजों ने ना सिर्फ हमें आर्थिक तरीके से परेशान किया, बल्कि अंग्रेजों ने मिलिट्री में जो हमारे पर्सनल्स काम करते थे उनको भी काफ़ी परेशान किया। जी हाँ, मिलिट्री में उनके आदमी बहुत कम थे, हमारे मेन इंडियन सिपाही थे। आप समझिए रेशियो क्या था, रेशियो था 4000 पे 1, मतलब अगर 4000 भारतीय सिपाही होंगे तो 1 अंग्रेज होगा। तब भी वो जो अंग्रेज थे वो इंडियंस को काफ़ी परेशान करते थे। तो वो क्या करते थे कि इंडियन सोल्जर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, मतलब उनको जो है रेशियल इंसल्ट करते थे, उनकी सैलरी काफ़ी कम थी, उनको बहुत बुरी तरीके से रखा जाता था। और वहीं अंग्रेजों को मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाती थी, काफ़ी अच्छे प्रमोशन थे, साथ में एक अच्छी सुविधा दी जाती थी, एकदम ऑफिसर्स टाइप। और इंडियंस को नस्ल के बेस पर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा भला कहा जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो मतलब पहला रीजन क्या होगा, इल ट्रीटमेंट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है। दूसरा आप समझिए कि प्रमोशन नहीं था। अगर एक भारतीय सिपाही होता है तो हद है वो सूबेदार रैंक तक जाएगा, उससे ऊपर कभी प्रमोशन नहीं होगा। और अगर अंग्रेज होता है तो उसका आराम से प्रमोशन होता चला जाएगा। आप समझिए सूबेदार बहुत नीची पोस्ट होती, एक सिपाही उसके ऊपर सूबेदार, बस खत्म। अगला जो है ये भी रीज़न था कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो क्राइमिया में साथ में अफगान वॉर में हार चुके थे। अब आप समझिए आप अपने दुश्मन पे तभी हमला करेंगे जब वो कमज़ोर होगा। इंडियंस होगा भाई अंग्रेज सिपाही एकदम कमज़ोर हैं, अब सही समय हमला कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जो अंग्रेज थे वो क्या लेके आए थे, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। आप इसमें स्टार बना लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस में आता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। आप समझिए इसमें क्या था कि इसमें यह लिखा हुआ था कि जो इंडियन सिपाही हैं उनको कहीं भी युद्ध के लिए भेजा सकता है, जबकि ब्राह्मण धर्म में समुद्र क्रॉस करना एक टैबू था। ठीक है, तो ब्राह्मण से क्या लगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा कहीं भी भेजा जा सकता है, और कहीं भी भेजेंगे ना तो उनकी दिक्कत क्या है कि उनको समुद्र क्रॉस करना पड़ेगा, और ये क्या था उनके धर्म में मना था। According to General Service Enlistment Act, Indian soldier can be sent anywhere across the sea, and it was taboo in इंडियन रिलीजन, या फिर बोले फॉर ब्राह्मण्स टू क्रॉस आ सी, मतलब समुद्र क्रॉस करना उनके लिए क्या था, टैबू था। और अंग्रेज क्या बोल रहे थे कि आपको जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट में कहीं भी बाहर भेजा जा सकता है। तो इसलिए सारे सिपाही एक साथ आते हैं और अंग्रेजों के ऊपर क्या बोल देते हैं, हमला बोल देते हैं। अच्छा, ये सब तो चल ही रहा था, ये सब मतलब एक समय से नहीं काफ़ी पहले से चल रहा था। अब अचानक से उस पूरी आग में एक चिंगारी उठती है। चिंगारी को क्या बोला गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड ग्रीस्ड राइफल। ऐसी अफवाह उठती है कि अंग्रेज जो नई राइफल लेके आए हैं उसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी पड़ती है, और क्योंकि जो गाय है वो सेक्रेड है किसके लिए, हिंदू धर्म के लिए, और जो मुस्लिम है वो सुअर का मांस बिल्कुल नहीं खाते। जी हाँ, मुस्लिम कभी भी सुअर का मांस नहीं छूते हैं। तो और ये भी बोला गया कि जो कार्टिलेज है उसको दांत से छीलना पड़ेगा। अब आप सोचिए किसी कार्टिलेज को दांत से छीलना पड़े और उस कार्टिलेज में गाय और सुअर की चर्बी पड़ी हो तो क्या विद्रोह नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से चिंगारी उठती है और हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ आती है और मेन पूरी क्रांति का बिगुल बच जाता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है बैरकपुर से, जहाँ पे अंग्रेजों ने इनफील्ड राइफल लॉन्च किया। और 29 मई के आसपास बात है, 10 मार्च को जो है जब वहाँ पे बैरकपुर में बंदूक दी गई तो एक रेजिमेंट थी, उन्होंने कार्टिलेज को यूज़ करना बंद कर दिया। तो लगभग 85 सिपाहियों को जबरदस्ती क्रूरता से मारा गया। तो वहाँ पे एक क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे क्या करता है, मतलब मंगल पांडे क्या करते हैं, बेसिकली अपने जो सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको गोली मार देते हैं और वहीं से क्रांति का बिगुल बच जाता है। और 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और मेन क्रांति की शुरुआत कब होती है, मेरठ से होती है मई 1857 में, जहाँ पर लगभग 85 सिपाही जो होते हैं उनको बंदी बना लेता है, किसलिए, कार्टिलेज ना यूज करने के लिए। तो वो एक साथ इधर जो है ऑलरेडी मंगल पांडे गोली मार चुके थे, तो लोगों के अंदर ये था कि एक आदमी ने शुरुआत कर दिया है,
बाकी बची हुई शुरुआत यहाँ से होती है, मेरठ से, और वो सीधा दिल्ली की तरफ मार्च कर जाते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर देते हैं। जी हाँ, ये वही बहादुर शाह जफर है जो कि लास्ट मुगल रूलर थे। तो यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आप क्या बोलेंगे? द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज क्या? द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड ग्रीज्ड राइफल्स। अच्छा, अब क्रांति तो हो चुकी थी, पर क्या क्रांति का असलियत में कोई फायदा हुआ था? तो देखिए, बेसिकली रिवोल्ट तो सप्रेस हो गया था एक साल बाद, लगभग मई में शुरू हुआ था 1857 में, और जून 1858 में रिवोल्ट सप्रेस हो गया था। मगर अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि अगर हमको इंडिया में राज करना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अब उनको बराबर का अधिकार देना पड़ेगा, हम वापस उनको दबा के नहीं रख सकते। और यहाँ पे कुछ क्रांतिकारियों या फिर बोलें कुछ फ्रीडम फाइटर्स का भी जन्म हो चुका था, और यहाँ से इंडियन नेशनलिज्म का एक बीज बोया जा चुका था। अब हम देखते हैं कि उस पूरी क्रांति के बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था। अब जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ना होके अब सीधा कौन रूल करेगा? यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन, मतलब क्वीन विक्टोरिया रूल करेंगी। क्वीन विक्टोरिया जब आती हैं तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस किए, उन्होंने बोला कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आगे हम किसी भी तरह का टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, और अब सीधा का सीधा रूल कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन, मतलब महारानी खुद करेंगी। अब किसी भी तरह की कंपनी मतलब ट्रेड नहीं करेगी, और किसी भी तरह का टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं होगा, न किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा, और इंडियन और ब्रिटिश क्या होंगे? इक्वली ट्रीट होंगे। कहने की बातें थे भाई, असली आज़ादी हम लोग को 1947 में ही मिली है, पर हाँ एक तरीके से सांत्वना दे दी गई थी कि हाँ अब हम पिछले तरीके की तरह चीज़ें नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है कि ये मुगल और पेशवा रूल खत्म हो चुका होता है, क्योंकि लास्ट मुगल कौन थे? बहादुर शाह जफर, उनको जो है रंगून भेज दिया गया था, और जो पेशवा थे वो भी उनको जो है नेपाल भेज दिया गया था। और यहाँ से पेशवा का भी पूरा लीने जो पैट्रोनेज था वो खत्म हो जाता है, और साथ में बहादुर शाह जफर की जो एक लीगेसी चली आ रही थी वो भी खत्म हो जाती है। और यही मेन दो पावर थी इंडिया में जो बची हुई थी, ये दोनों खत्म होती हैं, और मेन रूल किसका आता है? अंग्रेजों का। अब देखिए, अंग्रेज ये भी समझ चुके थे कि मेन क्रांति हुई है सेना की वजह से, अगर सेना में हमारे सिपाही होते तो शायद इतनी क्रांति ना हो पाती, क्योंकि तब मेन जगह पे इंडियंस थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पूरा रीशफल किया, उन्होंने मेन जगह पे किसको लगाया? ब्रिटिशर्स को लगाया। और साथ में जहाँ पे पहले 4000 भारतीयों पे एक अंग्रेज होता था, अब कुछ जगहों पे 4 बेसिकली 5 पे 2 हो गए, और जो मेन जगह थी वहाँ पे 2:1 का रेशियो हो गया। मतलब अगर 5 इंडियन होंगे तो 2 अंग्रेज होंगे, और अगर 2 इंडियन होंगे तो 1 अंग्रेज होगा। आप समझिए कितना बड़ा चेंज था, कहाँ 4000 और कहाँ 5। आप समझ सकते हैं कि मतलब अंग्रेज समझ चुके थे कि मेन क्रांति क्यों हुई है, क्योंकि हर जगह कौन था? इंडियन सोल्जर्स थे। हाँ, ये मेजर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ था, मगर हाँ ये हो गया था कि अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि अगर अब वापस हमको जो है इंडिया पे रूल करना है तो मतलब इंडियंस को दबा नहीं सकते हैं, उनको बराबर में बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है पहली बार बीज किस चीज़ का बोला जाता है? इंडियन नेशनलिज्म का। और यहाँ से बिगुल बच चुका था किसके लिए? आज़ादी के लिए। जी हाँ, आज़ादी हमको एक दिन में नहीं मिली थी, मगर हाँ एक लंबे समय के बाद कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद ही मिली थी। कोई भी चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लगातार एफर्ट मारते रहेंगे। सेम ये चीज़ आपके साथ पढ़ाई में भी है, जब तक आप बिल्कुल लगातार एफर्ट नहीं मारेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं एक दिन पढ़ के आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं है। आज से अभी से आप पढ़ना शुरू कीजिए, और बिल्कुल आपको जो है मार्च आते आते जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आपको इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए आप फॉलो करिए हमारी पायनियर सीरीज को, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली लेक्चर जो है अपडेट किए जा रहे हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हाईली हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।